सुनो, और छोर कहाँ उस सत्ता की, तीर तट कहाँ गुरुमत्ता का। जो कुछ है प्रस्तुत है, अपार राशि की एक कणिका। बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही। बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही। यूं कहती कहती मुदिता माटी की मृदुता। यूं कहती कहती मुदिता माटी की मृदुता, मौन का घूंघट मुख पर लेती। माटी ऐसा कहते कहते संदेशा देते मौन हो जाती। पूरा चलकर विश्राम करो। इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया। पूरा चलकर विश्राम करो, इस पंक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया और मन को मथ डाला। मन को मथ डाला। पूरी स्फूर्ति आई तन में, जो शिथिल शिलथ हो आया था। रौंदन क्रिया और गति पकड़ती है। शिल्पी जो माटी को पैरों से रौंद रहा था, क्योंकि मिट्टी को घट बनने योग्य बनाने के लिए अनुपात से मिट्टी में पानी डालकर उसके पानी के भीग जाने पर, फूल जाने पर फिर रौंथन क्रिया होती है। शिल्पी ऊपर नीचे माटी अपने पैरों से करता रहता है और रौंदन क्रिया और गति पकड़ती है। माटी की गहराई में डूबते हैं शिल्पी के पद आ जानू। माटी की गहराई में डूबते हैं शिल्पी के पद आ जानू। जानू तक यानी पिंडलियों तक उसके पैर धस रहे हैं। पुरुष की पुष्ट पिंडलियों से लिपटती हुई प्रकृति। माटी सुगंध की प्यासी बनी, चंदन तरु लिपटी नागिन सी। लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहुओं से फूट रहा है वीर रस और पूछ रहा है शिल्पी से कि क्यों स्मरण किया गया है, इसे क्यों बाहर बुलाया गया है। वीरों से स्तुत है, वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर प्रदान किया है। युग को इसने लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। क्या? विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। युग वीर बनो, महावीर बनो। मूक माटी में ये सब शब्द आए। युग वीर बनो, महावीर बनो, अक्षत वीर्य बनो तुम। मूक माटी महाकाव्य है और साहित्य की छटा में अध्यात्म का परिधान पहनाते हुए सिद्धांत और दर्शनों को पंक्तियों में पिरोया गया है। मूक माटी की परिभाषा केवल इतनी है, साहित्य की छटा मिलेगी, अध्यात्म का परिधान मिलेगा और व्याख्याएं दार्शनिक और सैद्धांतिक होंगी। बोरियत कहीं नहीं है जिनको अभ्यास है। साहित्य का अभ्यास है, दार्शनिकता जो समझते हैं उनको कहीं भी बोरियत नहीं। लेकिन जिनको नहीं है, शब्दों की अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कठिन है। लेकिन सरस है, समझने जैसी है, पर साहित्यिक क्षमता उतनी होना चाहिए, अपनी योग्यता उतनी होना चाहिए। ये कोई बच्चों की कथा कहानी नहीं है कि KG1 और KG2 में भी चल जाएगी और प्ले वाले स्कूल में भी बच्चों के लिए काम आ जाएगी, खेल खिलौने की तरह नहीं। ये तो PhD शोध का विषय है। मूक माटी चिंतन की गहराई से निकला है, शोध का विषय है। सैकड़ों शोध हो रहे हैं, PhDयाँ हो रही हैं, डॉक्टरेट उपाधियाँ मिल रही हैं, तो सामान्य विषय नहीं है। लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। युग वीर बनो, महावीर बनो, अक्षत वीर्य बनो तुम। माटी कह रही है। रसों की चर्चा आई है काव्य की नियमावली में। महाकाव्य की यदि परिभाषा घटित करनी है तो
काव्य में रसों का वर्णन होना जरूरी है। और भारतीय साहित्य में, भारतीय काव्य में 9 रसों का वर्णन आता है, 9 रसों का वर्णन आता है। और उन 9 रसों को आचार्य ने कितने अच्छे तरीके से साहित्य में पिरोया है कि कविता की कविता चलती है, कुछ अलग से नहीं, और रसों का वर्णन पूरा हो जाता है। और रसों में रस क्या है, इसकी व्याख्याएं भी आचार्य विशेष करते रहते हैं। अब वीर रस की बात आ गई। अब शिल्पी का वीर ये बोलता है वीर रस से कि तुम नशे में बोल रहे हो। इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर बन चुका है कि वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने से, बाहुएं फड़काने से कोई किनारा मिलता है क्या? वीर रस से तीर यानी किनारे का मिलना कभी संभव नहीं है। और वीर रस से पीर का मिटना त्रिकाल असंभव। ताकत तकलीफों को दूर कर दे ऐसा संभव है क्या? ताकत तकलीफों को और बढ़ा दे। आग का योग पाता है शीतल जल भी, वह सनई सनई जलता जलता उबलता भले ही। आग का योग पाता है शीतल जल भी, वह सनई सनई जलता उबलता उबलता जलता जलता उबलता भले। किंतु सुनो, धधकती अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है वह जल। पानी के योग से पानी खौल जाए, गर्म हो जाए गर्म, लेकिन इसके बावजूद भी उस गर्म पानी में पानी को, अग्नि को बुझाने की क्षमता है। परंतु वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानव खून खूब उबलने लगता है, काबू में आता नहीं वह। दूसरों को शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खौलने लगता है ज्वालामुखी सम। और इसके सेवन से उद्रेक, उद्दंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है। पर अधिकार चलाने की भूख किसी का परिणाम है। बबूल के ठूंठ की भांति मान का मूल खड़ा होता है, और खड़ा होता है पर को नकारता, पर के मूल को अपने पदों दबाता। मान को धक्का लगते ही वीर रस चिल्लाता है, आपा भूल कर आग बबूला हो, पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है। मनु की नीति मानव को मिली थी, क्या उसका विस्मरण हुआ या मरण? पहला पद वही हो मान का मनन जो, अगला पद सही हो मान का हनन हो, वह भी आमूल भूलना हो। वीर रस की अनुपयोगिता और उसके अनादर को देखकर माटी की महासत्ता की अधरों से फूटता फिसलता हुआ हाथ से रस ने एक ठहाका मारा। अब माटी को हंसी आ गई ये सब सुन करके कि वीर रस की तो कोई उपयोगिता ही नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, वीरता वीरता की, यहाँ तो कुछ इसमें सारी नहीं दिखा। तो हंसी आ गई। तो वीर रस का अपना इतिहास है, वीरों को उसका एहसास है, पर उसके उपहास का साहस मत करो तुम। माटी कहती है साहस मत करो तुम। जो वीर नहीं अबीर हैं उन पर क्या, उनकी तस्वीर पर भी क्या अबीर छिटकाया नहीं जाता? अरे वीर तो छोड़ो, जो वीर नहीं उनकी तस्वीर पर भी अबीर गुलाल तो लगा ही दिया जाता ना। हाँ, यह बात निराली है, जाते समय अर्थी पर सुलाकर भले ही छिटकाया जाता हो, उनके इतिहास पर ना रोना बनता है ना हंसना। यूं कहते कहते हास्य रस ने एक कहावत कह डाली। क्या कहावत कह डाली? आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पीऊ, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। कितने वर्ष जीना है? 125 वर्ष। अच्छा, लाखों वर्षों तक नहीं जीना। मेरी भावना में तो लाखों वर्षों लिखा है, लाखों वर्षों तक जीऊं या, और आ जाए तो घबरा जाए, डर जाए। लाखों बरस पता नहीं, 100 बरस 125 बरस। आयुर्वेद की कहावत कहती है, जिसे गुरुवर ने अपने अनुभव से इसमें पिरोया है। आचार्य कह रहे हैं कि 100 125 साल जियो, पर कैसे जियो?
आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। अब 125 वर्ष जीवने का ये सूत्र है, मंत्र है। लेकिन चाहे भी 100-125 साल जिए तो ये सब करना पड़ेगा। ये सब होता नहीं है, ये सब होता नहीं है। इस प्रमाण से कहाँ चल पाते, कौन चल पाते हैं। पर कहावत तो ये है, आधा भोजन करने की बात क्यों कही महाराज जी, कोई पूछे। जब काम पूरा करते हैं तो भोजन पूरा क्यों नहीं करें। जब काम पूरा करते हैं तो भोजन पूरा क्यों नहीं करें। नहीं, भोजन तो पूरा ही करना है, पर भोजन के साथ और भी चीजें भी तो भोजन ही मानी जाती ना। पानी भोजन नहीं है क्या? नहीं, पानी को भोजन कौन मानता, इसलिए तो हम पानी लेकर के उपवास करते हैं। नहीं, वो तो भोजन तो नहीं है, इसलिए पानी लेकर के उपवास मान लिया जाता, पर निर्जल तो नहीं है। मुख्य उपवास तो निर्जल है, जिसमें पानी भी नहीं लिया जाता। तुम्हारे जी पानी भी ज़्यादा कहाँ लेते हैं, आधा 1 गिलास ही तो लेते हैं। हाँ, तो भोजन के बिना पानी भी तो नहीं लिया जाता है। वो भी इसलिए लेते हैं कि कुछ ज़्यादा दिन तक कर लें। हाँ, ये भाव अच्छा है, ज़्यादा दिन तक कर लें इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ले लो, बीच बीच में निर्जल करते जाओ। पर्यूषण आ रहे हैं, 10 लक्षण आ रहे हैं, सबको करना है, तब का समय आ रहा है। तो आचार्य क्या कहते हैं, आधा भोजन कीजिए का मतलब है प्रकृति अपने शरीर की ऐसी कहती है कि अपन को जितना भोजन लेना है अपनी अनुकूलता से तो लें, पर जितना भोजन लिया है उस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए पानी की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। और पानी भी फिर आपको अच्छा पीना चाहिए। इन दिनों में पानी को उबाल करके, गर्म करके, फिर ठंडा करके भले पिएं, लेकिन उबला हुआ पानी बरसात के दिनों में पीना चाहिए। अन्य दिनों की अपेक्षा बरसाती पानी जो आता है ये थोड़ा सा कुछ हानिकारक हो सकता है, बरसाती पानी बरसात के मौसम के कारण। इसलिए इन दिनों में पानी को उबाल लें। उबाल करके फिर गरम गरम नहीं जमता है तो आप थोड़ा सामान्य कर लें, पर पानी को उबाल के रखें। बहुत सी जो शरीर में सामान्य मौसम से कुछ खराबियां आती हैं, पानी उसको दूर कर देता है। खान पान में, सब्जियों में विशेष सावधानी रखना। पत्तियों का उपयोग वैसे भी समाज करती नहीं है, यदि कोई करता है तो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि पत्तियों में बहुत फर्क होता है। कई पत्तियां बरसात के दिनों में हानिकारक रहती हैं, उसका ध्यान रखें। खान पान में भी मंदाग्नि जैसा समय रहता है, स्वभाव से ही प्रकृति में मंदता आती है, तो भारी भोजन ना करें। ठंड के दिनों में भारी भोजन चल सकता है, हेल्दी सीजन रहता है। गर्मी में आप सेटिंग कर सकते हो, लेकिन बरसात के दिनों में मौसम मंद रहता है, प्रकृति की मंदता, अग्नि थोड़ी समित रहती है, तो भारी भोजन ना करें, थोड़ा हल्का भोजन करें। भारी भोजन थोड़ा कर भी लिया है, सुबह के समय कर लिया है तो फिर भी ठीक है, फिर शाम को बिल्कुल हल्का करें। शाम को यदि आपने भारी कर लिया और यदि आपने कुछ चलना फिरना या मेहनत नहीं की तो फिर आपको असुविधा होगी। मौसम को देख करके काम करना। शाम की अपेक्षा फिर भी सुबह यदि आपने कुछ ले लिया तो दोपहर तक, शाम तक आप उसको किसी भी रूप में शाम को लेकर के बराबर कर सकते हैं। तो इसलिए शाम को ना लें, लेना भी है शाम को ना लें, रोज ना लें, सप्ताह में 1 आध दिन लें। ऐसा करने से आप अपने तरीके से स्वस्थ रहेंगे, बिन दवाई के, बिना पूछे भी, अपने ही खान पान के नियंत्रण से, भोजन पानी की शुद्धता या नियंत्रण से आप स्वस्थ रहेंगे
और फिर यदि गुरुवर का ये सूत्र आपने पकड़ लिया, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीओ, तिगुना श्रम। महाराज अब ये बात मत करो, हमसे कुछ काम नहीं होता। हाँ, अब क्या करें महाराज जी, तबीयत ठीक नहीं रहती है तो काम कैसे करें। ठीक है, कभी कभी अशुभ कर्म की वजह से नहीं जमती है प्रकृति, शरीर एक जैसा सबका नहीं रहता है, तो वो बात नहीं करे कि जिसको अनुकूलता नहीं है तो वो भी मेहनत करे, वो करेगा तो और उल्टा हो जाएगा, तो ना करे, कम करे। लेकिन बिल्कुल ही मेहनत ना करे ऐसा भी डॉक्टर नहीं कहते हैं। बेड रेस्ट वाले व्यक्ति को भी डॉक्टर कहते हैं कि भले ही आप पड़े हो पर हाथ पैर तो चलाते रहना। साइकिल नहीं चला रहे तो नहीं चला रहे, बिस्तर पर ही पैर आगे करके थोड़ा ऐसा ऐसा तो करते रहना। भले कुएं पर पानी भरने नहीं जा रहे हो, लेकिन वहीं बिस्तर पर बैठे हाथों से ऐसा करना जैसे कि आप पानी, भले वहां नहीं जाओ पर तुम्हारा शरीर तो वो मांगेगा। स्वस्थ रहने के लिए शरीर मांगता है श्रम, और इतना तो कर ही सकते हैं, भले बाहर का काम ना करें पर अपने शरीर को स्वस्थ रखने को तो मेहनत करना ही पड़ेगी, स्वाभाविक मेहनत है। तो इस तरह से तिगुना श्रम, मेहनत भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भोजन यदि कुछ ज़्यादा हो भी गया तो भी दिक्कत नहीं यदि उससे ज़्यादा मेहनत कर ली तो, और भोजन थोड़ा कम भी किया और मेहनत बिल्कुल भी नहीं की तो कम में भी थोड़ी असुविधा होगी। तिगुना श्रम चौगुनी हंसी। महाराज इसकी लिखने की ज़रूरत क्या है, हम तो दिन भर ही हंसते रहते हैं, इसकी लिखने की ज़रूरत क्या, हम तो हंसते ही रहते हैं। हाँ, हंसना कोई बुरी बात थोड़ी है, हंसना तो अच्छी बात है, पर हंसने के बारे में ये सावधानी है कि हम किसी के साथ मिलकर के तो हंसें, हम किसी के साथ मिलकर के तो हंसें पर किसी पर ना हंसें। क्या कहा? किसी के साथ मिलकर के तो हंसें पर किसी पर ना हंसें। किसी पर हंसने में और किसी के साथ मिलकर के हंसने में बहुत अंतर है।